हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर स्नेही और आज हम 25 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए हम करंट अफेयर्स को यूज़ करके हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। कांग्रेस मूव्स सुप्रीम कोर्ट ओवर चेंज इन इलेक्शन रूल्स। तो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ है। शायद मैंने कल या फिर परसों भी एक द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इसकी बात करी थी, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि अभी जो इलेक्शन रूल्स हैं, उनमें कुछ चेंज आया है, जिसके कारण 2 पर्टिकुलर ओपिनियंस बन चुके हैं। तो पहले तो समझते हैं ये इलेक्शन रूल्स आए कहाँ से। तो 1951 में एक एक्ट था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये जो एक्ट था, ये पास करा था पार्लियामेंट ने, ठीक है? और जो पार्लियामेंट है, वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करती है? एक्ट पास करती है, लॉ बनाती है। लेकिन यहाँ तक जो चीज़ है वो रुकती नहीं है। इसके बाद काम होता है एग्जीक्यूटिव का, जिसको आप नॉर्मल भाषा में हम उनको गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। फिर गवर्नमेंट का या फिर एग्जीक्यूटिव का ये रोल होता है कि वो इस एक्ट को, इस लॉ को क्या करे? इम्प्लीमेंट करे। इसको इम्प्लीमेंट करे। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट है, वो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ डिफरेंट पॉलिसीज, स्कीम्स इनको लाती है। तो यही जो एक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो 1961 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स लाई थी, जिसमें बेसिकली ये बताया था कि जितने भी इलेक्शन होते हैं, उसके दौरान किस पर्टिकुलर इंसान का क्या क्या रोल होगा, किन किन बेसिक रूल्स को फॉलो करा जाएगा पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है? अभी क्या हुआ है, उसमें एक अमेंडमेंट आया है। अभी एक अमेंडमेंट आया है। तो पहले क्या लिखा था और अभी क्या लिखा लिखा है, उसको समझते हैं। पहले लिखा ये था कि जितने भी, ये शब्द उसी में लिखे हैं कि ऑल पेपर्स जो कि इलेक्शन रिलेटेड है, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे पेपर्स भले ही लिखा हो, बट टेक्निकली इसका मतलब है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना इलेक्शन के, वो सारे पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे। अब इसमें चाहे वो सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग हो गई, कुछ और डेटा हो गया, कितना जो बैकग्राउंड डेटा है कि लोगों ने, कितने लोग काम कर रहे थे, कौन कौन कहाँ पोस्टेड था, जितने भी रिकॉर्ड्स थे पूरे इलेक्शन को कराने के लिए, वो सब पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे। अब अमेंडमेंट कर दिया गया है और यहाँ पे लिखा है ऑल पेपर्स अवेलेबल तो होंगे, लेकिन वो होंगे जो कि स्पेसिफाई करे जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेंगे, सिर्फ वही अवेलेबल होंगे। मतलब जितना भी डेटा पूरे इलेक्शन का है, उसमें से जो सेलेक्टिव चीज़ें गवर्नमेंट चाहेगी कि ये चीज़ पब्लिक को पता हो, सिर्फ वही चीज़ें रिलीज होंगी। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो पब्लिक के पास उनका एक्सेस नहीं होगा। जबकि पहले क्या था? जितना भी डेटा था उसका एक्सेस था। और यहाँ पे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेगी ना कि क्या क्या अवेलेबल नहीं होगा, सॉरी, क्या क्या अवेलेबल होगा, उसमें वो सीसीटीवी को इंक्लूड नहीं करेगी। तो जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह है, इनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। और जो आज तक पब्लिक का एक्सेस था, पब्लिक के पास ये एक्सेस था इलेक्शन डेटा का, वो अब कम हो जाएगा। सो अब डेफिनेटली ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट बन चुका है। अब उस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं जाना, हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनका पता होना चाहिए। तो जो सब रूल 2 है, रूल नंबर 93 का, मतलब ये जो रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हैं। जो 93rd रूल है, उसका एक छोटा सा एक और रूल है नंबर 2 वाला, उसमें अमेंडमेंट अभी किया गया है। तो ये रूल का नंबर याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। ठीक है? तो कुछ प्रीवियसली अलाउड था, अब वो विदाउट एक्सेप्शन है। ठीक है? मतलब सॉरी, विदाउट एक्सेप्शन अलाउड था, अब क्या करा है? रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी है कुछ चीज़ों को। और जो चीज़ें गवर्नमेंट अब स्पेसिफाई नहीं करेगी, वो पब्लिक एक्सेस नहीं कर पाएगी। जो गवर्नमेंट है, उसका पर्सपेक्टिव ये है कि देखो, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, हम जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है, पोल प्रोसेस है, उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन रिकॉर्ड्स को यूज़ करके, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, इनको मैनिपुलेट करा जाता है, इनको डॉक्टर करा जाता है, और इनको चेंज कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट करा जाता है। तो इसलिए बेटर है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये पब्लिक का एक्सेस ना हो इनके पास। वहीं दूसरी साइड ये कहती है कि नहीं, क्योंकि जो आर्टिकल 324 है, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। और जनता को कैसे पता चलेगा कि इलेक्शन जो हुआ है वो फ्री एंड फेयर है? वो तभी पता चलेगा जब जनता के पास पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, दोनों साइड के ही पॉइंट्स जो प्रेजेंट किए गए हैं, दोनों साइड ही अपने लॉजिकल पॉइंट्स प्रेजेंट कर रही है। फिर कुछ और लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराता है इलेक्शंस को। वो पब्लिक
कंसल्टेशन के बिना इन चीज़ों को उसको नहीं करना चाहिए। और स्पेशली अगर कोई अमेंडमेंट आ रहा है इलेक्शन रूल्स में, तो पहले कम से कम एक पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इसी पर न्यूज़ थी। मैंने इसको डिस्कस भी करा था 1-2 दिन पहले, तो ये पूरी न्यूज़ थी। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर। तो ये पर्टिकुलर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है और दूसरा है पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट। इन दोनों का ना एक पेज में आज रेफरेंस है। इवन दो ये न्यूज़ नहीं है, आई थिंक ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ऐड है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। तो अब इसको पढ़ने का हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो देखते हैं ये क्या है। देखो एक्चुअली जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होता है वो इसलिए होता है, एक रीजन ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और वहाँ पे फ्लड आ रही है। एक रीजन ऐसा है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है और वो ड्राउट है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है। तो क्यों ना सपोज यहाँ पे एक रिवर जा रही है और यहाँ पे एक रिवर जा रही है और ये बीच वाला जो रीजन है यहाँ पे पानी ही नहीं है, तो क्यों ना इन दोनों रिवर्स को एक कनाल बना के लिंक कर दिया जाए, ताकि इनका पानी यहाँ से भी होके जाए और इस कनाल को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये वाला जो रीजन था जहाँ पे पानी नहीं था, वो इन दोनों को रिवर लिंक करने के कारण यहाँ पे पानी आ चुका है। तो ये फंडामेंटल आइडिया था रिवर लिंकिंग का, जो बहुत साल हो चुके हैं रिवर लिंकिंग के आइडिया को, और बहुत सारी रिवर्स को लिंक भी करा गया है। तो यही यहाँ पे आइडिया भी है। बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहाँ पे कुछ नदियाँ भी हैं, बट वो ज़्यादातर थोड़ा सा एरिड या फिर सेमी एरिड की कैटेगरी में आता है। और वहाँ पे जो 2 रिवर्स हैं मेनली केन और बेटवा, उनको लिंक करने की बात की जा रही है। बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वो यहाँ पे लाई करता है, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर है और छोटा सा उसका जो पोर्शन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। तो देखो जो केन रिवर है, वो देखो यहाँ से एक रिवर जा रही है, ये केन रिवर ही है, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर जा रही है जो है बेटवा रिवर। तो ये अब आपको दिख रहा है साफ साफ, और ये जो रेड यहाँ पे है, इससे लिंक करा जाएगा दोनों रिवर्स को। और ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर इस कैनाल बना के बहुत ज़्यादा जो इरिगेशन का पानी है वो पहुँचाया जाएगा। ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब देखो यहाँ पे एक और रिवर है जो कि पार्वती रिवर, जो कि बेटवा के थोड़े से वेस्टर्न साइड है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में है। ये दोनों रिवर्स जाके यमुना में मिलती हैं, तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और देखो क्योंकि यमुना इस डायरेक्शन में जा रही है और ये दोनों रिवर्स इस डायरेक्शन में उससे मिल रही है, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये यमुना के राइट हैंड में आके मिलती है। तो मतलब ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दोनों। फाइन। एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शब्द पन्ना। एक्चुअली जो केन रिवर है उसके ऊपर, मतलब जो केन रिवर है वो पन्ना नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है। और पन्ना नेशनल पार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बायोडाइवर्स नेशनल पार्क है। तो जब ये बेटवा और केन लिंक का प्रस्ताव आया था, तब बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट भी की थी कि पन्ना नेशनल पार्क को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से। एक ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फाइन। उसके अलावा यहाँ पे केन रिवर पे डायरेक्टली तो नहीं, बट उसके कुछ दूर ही यहाँ पे है खाजुराहो। अब क्योंकि इसी रीजन में पड़ती है ना ये सारी चीज़ें, तो क्या प्रीलिम्स को पता है कि ये पूरा रीजन न्यूज़ में है, तो वो इस पे से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो काफ़ी पास में यहाँ पे खाजुराहो, जो 11th से 13th सेंचुरी के बीच में बना था। मतलब इसकी डेट थोड़ी आगे भी जाती है, बट इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जो चंदेल राजपूत थे उन्होंने इसको बनवाया था। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे जो केन रिवर है उस पर एक और डैम आपको यहाँ पे दिख रहा है, दौधन डैम। इसका नाम भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये केन रिवर पर है। जितनी भी मैंने आपको भी इन्फॉर्मेशन बताई है ज्योग्राफी बेस्ड, उन सब पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये रीजन न्यूज़ में है और सिविल सर्विसेज को बहुत अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस पूछने में। तो क्या हुआ इसके लिए, क्योंकि ये जो रिवर्स है हमने देखा मध्य प्रदेश और यूपी में दोनों में फ्लो करती हैं, तो एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट करा गया। ट्राईपार्टाइट मतलब जिसमें 3 पार्टी हों। इसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो है ही, और क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक स्टेट के अंदर नहीं है, बल्कि ये एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, इसलिए सेंटर का भी यहाँ पे रोल है। तो सेंटर भी इस पूरे प्रोजेक्ट की पार्टी है, तो इसलिए ट्राईपार्टाइट एक अग्रीमेंट हो गया। इसमें जो बुंदेलखंड रीजन है, डेफिनेटली वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही, एंड ज़्यादातर एरिया जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है इस पूरे प्रोजेक्ट का, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश पे। तो ये जो नंबर्स है ना, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ज़्यादातर जो एरिया है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो मध्य प्रदेश के अंदर कवर होगा
फिर दूसरे नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश। एंड जो दौधन डैम है वो भी इस प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा है ये, इसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े कम है, बट खैर आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, अब देखो इस पूरे रीजन में, जो कि ये मिडल रीजन है, यहाँ पे जो रिवर्स थी वो इतनी ज़्यादा फ्लो नहीं करती थी और ना ही उन रिवर्स का वॉल्यूम अच्छा था। अब इन रिवर्स को लिंक करेंगे तो यहाँ पे भी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं डेफिनेटली उनको भी रेजुविनेट करा जाएगा और इस रीजन में भी बहुत ज़्यादा पानी एक्सेस, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। इससे जो इरिगेशन फैसिलिटी है फार्मर्स के पास वो बढ़ेगी। ऊपर से जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है डेफिनेटली उसमें भी एक इंक्रीज देखने को मिलेगा और एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे बन पाएगी। जो डैम है ना, डैम को यूज़ करके क्या करा जा सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। एंड ऑब्वियसली इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, हमें पता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मतलब अगर एक फील्ड को आप कंपेयर करो और इसी फील्ड को आप चाइना से कंपेयर करो तो इंडिया की एग्रीकल्चर सेम फील्ड की साइज़ है, फिर भी इंडिया की फील्ड में जो क्रॉप हार्वेस्ट होगी वो कम होगी और चाइना की जो फील्ड है वो ज़्यादा होगी। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी है कि हमारे एग्रीकल्चर में पानी की थोड़ी कमी है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो इससे क्या होगा, पानी जब इरिगेशन से प्रोवाइड किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, डेफिनेटली टूरिज्म भी बढ़ेगा एंड रीजनल इकोनॉमी की भी ग्रोथ मिलेगी। जहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप होता है और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। दैट इज़ वाई रीजनल ग्रोथ की यहाँ पे बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि इसी का, इस पर्टिकुलर ऐड का ही पार्ट था। तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट मेंशन था, पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट। तो ये जो रीजन है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो जॉइंट रीजन है वो है। तो इसको भी एक बार मैप पर देख लेते हैं। देखो जो चंबल रिवर यहाँ से जा रही है, ये चंबल रिवर जाके यमुना में मिल जाती है वापस। तो जो अभी हमने बेटवा और केन की बात करी थी वो भी यमुना में जाके मिल रही थी, वैसे ही जो चंबल रिवर है ये भी जाके यमुना में मिल जाती है। लेकिन चंबल में भी कुछ नदियाँ आके मिलती है। एक तो पार्वती नदी है यहाँ पे, फिर काली सिंध नदी है और यहाँ पे बनास रिवर भी है। ठीक है, बनास रिवर भी है। बनास रिवर मेनली राजस्थान से ही आती है और काली सिंध और पार्वती नदियाँ ये मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो अब क्या है, इनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रीजन है जो इन नदियों के बीच में है, जो थोड़ा सा सेमी एरिड रीजन में आता है, मतलब वहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है। तो इनको लिंक करा जाएगा और जो पूरा बचा हुआ रीजन है इन नदियों के बीच में, यहाँ पे भी पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर भी एक 3 पार्टी अग्रीमेंट होता है जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश, और क्योंकि ये एक इंटर स्टेट अग्रीमेंट है या इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक पार्टी है। एंड इसमें 3 नदियाँ हैं, पार्वती, काली सिंध एंड चंबल। अब सेम चीज़ यहाँ पे होगी क्योंकि ये देखो पूरा रीजन जो है ना, ये थोड़ा सा सेमी एरिड कैटेगरी में आता है। मतलब यहाँ पे इतने यहाँ पे जो डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं वो भी थोड़े ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। जैसे आप ईस्ट इंडिया में जाओगे अगर, तो वहाँ पे जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो थोड़े से वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे, लेकिन इस रीजन में डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं तो वो भी ड्राई कैटेगरी में आते हैं। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ड्रिंकिंग अवेलेबिलिटी होगी और इंडस्ट्रियल पर्पस। अब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी पानी चाहिए होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में वाटर की अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस यहाँ पे डैम्स भी इंक्लूडेड हैं, तो डैम से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी जिससे भी इंडस्ट्रियल पर्पस फुल हो पाएंगे। एंड ये जो चंबल मालवा रीजन है वो यहाँ पे आता है। तो ये जो रीजन है ना ये वाला, इसको मालवा रीजन ही बोलते हैं। एक्चुअली इन सारी चीज़ों को आप हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते हो, जब बहुत सारे किंगडम्स ने इस मालवा रीजन को ऑक्यूपाई करने की बहुत कोशिश भी की थी। तो यहाँ पे 2 रीजन्स की बात करी हमने, एक तो बुंदेलखंड वाला रीजन और मालवा रीजन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देन 90% जो फंडिंग है पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ 10% जो फंडिंग है वो स्टेट्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें ना जो टोटल एरिया है वो राजस्थान में थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोजेक्ट का मध्य प्रदेश से, लेकिन जिस तरह से कैनाल बन रही है उससे फ़ायदा मध्य प्रदेश को ज़्यादा होगा राजस्थान से। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे ऑथर एक डिफरेंट व्यू लाए हैं और आप ये बात कर सकते हो कि वो डेविल्स एडवोकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑथर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए चाइना से अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, राइट। तो और इसमें उन्होंने कुछ ऐसी स्टेप्स बताई हैं जो शायद जो इंडिया कर रहा है उसके थोड़े से ऑपोजिट जाती हो, बट ये ऑथर का पर्सनल ओपिनियन है ऑब्वियसली, और ये एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन है। और
अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको सारे ओपिनियंस पता होने चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या उन्होंने मेंशन करा है। देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि 2024 में आते हुए इंडिया और चाइना ने 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स पर अपनी जो एक दूसरे के अगेंस्ट थोड़ी बहुत वायलेंस की एक्टिविटीज़ थी, उनको कम करा है। और ये 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स मेनली थे, एक तो था यहाँ पे डेमचौक, और ऊपर की साइड यहाँ पर था दिप्सांग प्लेन, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बहुत डिस्कशन किया है आपके साथ। एंड इन इन रीजन्स में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोनों जो कंट्रीज़ हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, इस पे दोनों की आर्मीज़ पेट्रोल करती थी, और कभी कभी साथ में सामने साम आ जाती थी, तो थोड़ा सा वायलेंस भी होता था। इसको रोकने की बात की गई, एंड 2024 में देखा गया कि इस वायलेंस को रोकने की, जिसमें बहुत सारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और चाइनीज़ आर्मी के सोल्जर्स इंजर हो रहे थे, अनफॉर्चुनेटली कुछ की डेथ भी हो गई थी। तो इस फ्रिक्शन को और इस टेंशन को थोड़ा सा डाइल्यूट करा गया, एटलीस्ट इन 2 पॉइंट्स पर। ठीक है, एंड 2020 में तो जो गलवान वैली है, आपको यहाँ पे दिख रही है गलवान वैली, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे। अब आपका यहाँ पे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि यहाँ पे जितने भी ये लोकेशंस मेंशन्ड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड, आपको उनकी जो वर्टिकल लोकेशन है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आपको इन लोकेशंस को प्रीलिम्स में वो बोल देंगे। तो सबसे ऊपर है दौलत बेल ओल्डी, ठीक है, और बाय द वे यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर भी है इसी साइड। ठीक है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे है दौलत बेग ओल्डी, फिर और कौन कौन से रीजन है, यहाँ पे है गलवान वैली, फिर उसके अलावा यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पांगोंग सो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, जो कि सॉल्टी लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों साइड है। फिर यहाँ पे चुशूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम न्यूज़ में भी रहता है। नीचे दमचौक है, जो मैंने अभी आपको बताया ही है। ठीक है, तो ये जो सीरीज वाइज नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे सिटीज़ लिखी हैं और लोकेशंस लिखी हैं, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में इनको अरेंज करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा। और क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर इस साइड है, तो आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए बोल देंगे। सियाचिन ग्लेशियर लिखा होगा, गलवान वैली और अक्साई चिन ये लिखा होगा, और आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, बट ये मैप आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है रिसेंटली। तो रिसेंटली क्या है, एक म्यूचुअल डायलॉग हुआ है, जिससे कोऑपरेशन इंप्रूव करने की बात की गई है, और इन 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स पे इन दोनों ने डिसएंगेजमेंट चालू किया है। लेकिन अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड जो मिलिट्री क्लैशेस हैं, उसके रिस्क ज़्यादा हैं। और इस पॉजिटिव अचीवमेंट के बाद भी रिस्क ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दोनों में मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, और ये काफ़ी ऑब्वियस है। 1962 वॉर के बाद चाइना से इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट डेवलप हो चुका है, स्पेशली इंडियंस के अंदर। क्योंकि जिस तरह से 1962 वॉर के पहले इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे थे, और वो तुरंत जब चाइना की जो ओवरऑल गवर्नमेंट है उसमें चेंज आता है, और तुरंत जो है इंडिया और चाइना के रिलेशंस एक तरह से जितनी भी अचीवमेंट 1960s तक हुई थी, वो इस वॉर में वापस उस सबको रिवर्स कर दिया था। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें इस मिसट्रस्ट को ख़त्म करना होगा। उसके लिए स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन चाहिए, जहाँ पे हम पीस के डायरेक्शन में चले। अब यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं, ये जो टर्म्स लिखे हैं, ये बहुत ही बेसिक हैं, राइट, कि पीस मेंटेन करना है, फर्दर हॉस्टिलिटी को ख़त्म करना है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, ये सबको पता है। बट द थिंग इज़ कि ग्राउंड पे इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब होता है। अगर मैंने बोल दिया कि इंडिया और चाइना को पीस रखना चाहिए, तो ग्राउंड रियलिटी कैसे होगी? ग्राउंड पे आप पीस कैसे रखोगे जब दोनों जो मिलिट्रीज हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड है? तो वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसलिए यहाँ पे आपको देखने में सिंपल शब्द दिख रहे हैं, मेंटेनिंग पीस, बट एक्चुअली इनका बहुत गहरा मतलब है, एटलीस्ट वाइल इंप्लीमेंटिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो ऑथर है वो एक थोड़ा सा क्लेम करते हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि जो इंडिया है वो चाइना के राइवल ग्रुप से दूर रहे, जैसे क्वाड। अब बाय द वे इंडिया तो क्वाड का मेंबर ही है, बट ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट जो मिसट्रस्ट है उसको कम करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, चाइना के जो राइवल्स हैं या जो दुश्मन हैं उनसे दूर रहना चाहिए थोड़ा। ऐसा नहीं है कि हम ओवर अलाइनमेंट में चले जाएं एंटी राइवल सेगमेंट के। ओवर अलाइनमेंट क्या होगा? देखो अभी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप वापस प्रेसिडेंट बनेंगे, और उसी के पहले उन्होंने ट्वीट करा था ब्रिक्स कंट्रीज के अगेंस्ट। उसी के बाद उन्हें ट्वीट करा कि इंडिया बहुत ज़्यादा यूएस पे टैक्स लगाता है।
और अभी तो वो प्रेसिडेंट बने भी नहीं। तो ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ यूएस ब्लॉक के ही फ्रेंड बन के रह जाए, और क्योंकि यूएस तो सबसे पहले खुद को देखता है, और ट्रंप के अंदर यूएस और ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट जियो पॉलिटिक्स वो यूज़ करेंगे। तो इंडिया को थोड़ा सा नॉन अलाइंड रहना चाहिए। वैसे इंडिया नॉन अलाइंड ही रहा है आज तक, बट द थिंग इज कि हमें ओवर अलाइंड नहीं हो जाना यूएस ब्लॉक से। ये ऑथर का सजेशन है, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन रेजिस्टिंग बीइंग ड्रॉन इनटू चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज। अब बहुत सारी चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज है, जैसे चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके अगेंस्ट यूएस ने ब्लू डॉट नेटवर्क लॉन्च करा है, इंडिया उसका पार्ट है। जो चाइना की बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स पे कंट्रोल है, उसके अगेंस्ट इंडिया भी फाउंडिंग पार्टनर है किसका, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। तो मतलब ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हम चाइना को थोड़ा सा साइड करते जा रहे हैं, और बाकी जो बचा हुआ वर्ल्ड है वो साथ में आ रहा है। तो इससे क्या है, चाइना थोड़ा कंटेन हो गया है, चाइना को आपने चारों तरफ से घेर लिया है। और जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि इंडिया को इन स्टेप्स से बचना चाहिए। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक आउटरेजियस सजेशन है, बिकॉज सबको पता है कि इंडिया को बैलेंस करके रखना चाहिए, ना उनको ज़्यादा चाइना का फेवर करना है, ना ही ज़्यादा अगेंस्ट होना है। बट ऑथर बोल रहे हैं कि चाइना के साथ अगर इम्प्रूव्ड रिलेशन चाहिए तो इंडिया को इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा दूर रहना होगा, जो टेक्निकली फिजिकली बहुत डिफिकल्ट है करना। उसके बाद यहाँ पे वो चाइना, अभी तो बता दिया उन्होंने कि इंडिया को क्या करना चाहिए, यहाँ पे चाइना की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई उन्होंने कि चाइना डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बना था, और 2024 में इस 1945 की ऑर्गेनाइजेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है। डेफिनेटली इनके पास पावर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी है जहाँ पे इनके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रांस को देखो, फ्रांस यूएनएससी का मेंबर है, और आप यूनाइटेड किंगडम को भी देख लो, ये दोनों यूएनएससी के मेंबर है। हाँ, 1945 में फ्रेंच किंगडम और यूके का पूरा जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, लेकिन आज की डेट में ये कुछ भी नहीं है ना, अपने पुरानी इमेज के कंपैरिजन में। आज की डेट में ये अपनी पुरानी इमेज के कंपैरिजन में नहीं है उतने। इंडिया की इकोनॉमी यूके और फ्रांस दोनों से आगे है। सो अगर टोटल जीडीपी की बात करें तो सो द थिंग इज कि फिर ये लोग क्यों हैं अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर और इंडिया नहीं है। तो वर्ल्ड जो है ग्राउंड रियलिटी पे बदल चुका है, और क्योंकि चाइना भी इसका परमानेंट मेंबर है, चाइना को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि अब जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, और आज का वर्ल्ड सिर्फ यूनिपोलर नहीं है, मतलब सिर्फ एक इंसान उसको संभाल नहीं रहा, मल्टीपोलर है। बहुत सारी कंट्रीज इक्वल टर्म्स पे एंगेज करती है, और इसलिए चाइना को भी इंडिया को इक्वल पावर जैसे ट्रीट करना चाहिए। और ये ऑथर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने यूएनएससी में इंडिया जो भी प्रपोजल रखता था, चाइना उसको रोक देता था। बहुत सारे टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए इंडिया ने प्रपोजल रखा, चाइना ने उसको रोक दिया। सो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर चाइना भी चाहता है कि इंडियंस उनको मिसट्रस्ट ना करें, तो इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना को भी डिस्प्ले करना पड़ेगा रिस्पेक्ट और इंडिया एज एन इक्वल पावर। फिर यहाँ पे लिखा है कि इंडिया को रिजेक्ट करना पड़ेगा एक परसेप्शन कि हम एक सबॉर्डिनेट नेशन है। ऑब्वियसली ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। और इंडिया चाइना जो कोऑपरेशन है, इससे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया ये सब बेनिफिट हो सकते हैं। देखो, इंडिया हिस्टोरिकली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और बाकी जो एशियन कंट्रीज़ है उनसे तो काफ़ी क्लोज रहा है, लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप है अफ्रीका से और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिनको आप लैटिन अमेरिका भी बोलते हो, उनसे इतनी स्ट्रांग नहीं रही। अभी जो है चाइना इन दोनों रीजन्स में अपनी डोमिनेंस और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया यहाँ तक नहीं पहुँचा, चाइना वहाँ पे पहुँच चुका है। और ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर चाइना और इंडिया साथ में यहाँ पे काम करेंगे तो दोनों को बेनिफिट होगा। देन हमारे आसपास आप इंडिया का मैप देखो, एक्चुअली इंडिया का मैप नहीं, मतलब साउथ एशिया का। अगर यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश है जहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, यहाँ पे श्रीलंका है जहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, सिर्फ अभी अभी रुका है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस अभी है। पाकिस्तान की बात मैं करना नहीं चाहता बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस। अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी हट गई है और तालिबान रूल है। चाइना के अंदर एक वन पार्टी स्टेट है। म्यांमार के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मिलिट्री रूल है। यहाँ पे भी जो डेमोक्रेसी है उसको हटा के अभी यहाँ पे मार्शल लॉ के अंदर मिलिट्री रूल चल रहा है। नेपाल चाइना का एक बफर स्टेट बन चुका है। सिर्फ भूटान ही एक ऐसी कंट्री है इंडिया के अराउंड जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी डिस्प्ले करती है, ठीक है। और मालदीव्स में भी जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया का जो सराउंडिंग नेबरहुड है वो बहुत ट्रबल्ड है। लेकिन द थिंग इज कि अगर हमारा नेबरहुड जितना स्टेबल होगा,
जितना सेफ होगा उतना बेटर होगा। और ऑथर बोल रहे हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के लिए भी एक स्टेबल नेबरहुड, यहाँ पे उन्होंने म्यांमार का और बे ऑफ बंगाल का एग्जांपल दिया, बट इन जनरल इन ब्रॉडर टर्म्स एक स्टेबल नेबरहुड दोनों कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी के लिए बेटर है। देन हिस्टोरिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसने ट्रस्ट बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं, देखो चाइना क्या करता है, बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को डंप करता है। डंप करता है मतलब चाइना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली डेप्रिशिएट करता है और फिर इंडियन मार्केट में इस पूरे प्रोडक्ट को डंप कर देता है। तो हमें ये जो प्रोडक्ट है वो मिलता तो काफ़ी सस्ता है, लेकिन इंडिया में जो सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो compete नहीं कर पाते चाइना की इस थोड़ी सी थोड़ी सी यू कैन से कि ये थोड़ी सी मैलाफाइडे प्रोसेस है। क्योंकि चाइना अगर अपनी खुद की करेंसी को डेप्रिशिएट करता है, देखो अगर किसी की करेंसी कंट्री की डेप्रिशिएट होती है ना, तो भले ही वो एक नेशनल प्राइड के अगेंस्ट तो हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे इंडियन रुपी अभी 85 टच कर गया, तो डेफिनेटली नेशनल प्राइड के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर इंडिया एक्सपोर्ट करे तो बहुत फ़ायदा होगा हमें। बट प्रॉब्लम इंडिया की ये है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो 85 तक पहुंचने का हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। बट चाइना के केस में ऐसा नहीं है। चाइना के केस में वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं कि उनकी उनकी खुद की करेंसी जितनी नीचे गिरेगी उतना उनको एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा। तो वो क्या करते हैं, चला करके अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली गिराते हैं, आर्टिफिशियली डिप्रिशिएट कराते हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में बल्क प्रोडक्शन करते हैं। तो ये ऐसी टैक्टिक्स के कारण वो इंडियन मार्केट में जो अपने प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही सस्ते दाम पे पहुंचा सकते हैं। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने इसके अगेंस्ट एंटाई वेट सेकेंड एंटाई डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, जिससे क्या होगा कि चाइनीज जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उसको थोड़ा सा वो स्लो होंगे और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो compete कर पाएंगे। फिर ऑथर बोल रहे हैं कि इस ड्यूटी को हटा देना चाहिए। तो अगेन एज अ सेड कि ये थोड़ा सा डाइवर्जेंट व्यू यहाँ पे ऑथर प्रमोट करते हैं या बता रहे हैं, बट अगेन ये उनका ओपिनियन है और सारे ओपिनियंस हमें एटलीस्ट पता तो होने चाहिए। फिर यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट कर सकता है, बट अगेन जो अभी करंट सिनेरियो है उससे ये थोड़ा सा ऑपोजिट ओपिनियन है ऑथर का। क्योंकि करंट सिनेरियो क्या है कि जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, सिंपल सी बात है, कोई फॉरेनर है जो कि इंडिया में लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहता है। अब चाहे वो कोई इंडियन कंपनी को खरीद ले या वो खुद की ही कंपनी की एक छोटी सी ब्रांच इंडिया में खोल दे, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको ही आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हो। अभी फिलहाल जो रूल्स हैं वो ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो चाइना से आते हैं उनको ना थोड़ा उस पर थोड़ी सी स्क्रूटिनिटी होती है और वो गवर्नमेंट रूट से आते हैं, बहुत ज़्यादा परमिशन चाहिए होती है। ऑथर बोल रहे हैं कि इन परमिशंस को कम करा जाए और एफडीआई को जो चाइना से आ रही है उसको कंसिस्टेंटली आने दिया जाए, और जो चाइनीज़ जर्नलिस्ट है जिन पे अभी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है इंडिया में उनको अलाउ करा जाए, और जो सिविलियन फ्लाइट्स है जो कि कोविड-19 के बाद से बंद है इंडिया और चाइना के बीच में उनको ओपन करा जाए। ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पस से ये जो तीनों सजेशन ऑथर ने दिए हैं वो शायद प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन ऑथर ये बोल रहे हैं कि अगर हमें इस मिसट्रस्ट को ख़त्म करना है इंडिया और चाइना के बीच तो ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया गॉट 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस इन 2024। ये बहुत ही इनक्रेडिबल न्यूज़ है। और यहाँ पे ना ये रेमिटेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक चीज़ है, और इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में इन चीज़ों को मेंशन करा गया। एक्चुअली रेमिटेंस क्या होता है, जब कोई इंडियन मान लेते हैं दूसरी कंट्री में रहने गया और वहाँ पे उसने पैसे कमाए और उस पैसे का वो छोटा सा हिस्सा अपनी फैमिली को इंडिया के अंदर भेज देता है, तो ये जो पैसा उसने भेजा ना अपनी फैमिली को, इसी को रेमिटेंस कहते हैं। सिंपल, इंडिया में बहुत सारे गुजरातीज़, पंजाबीज़ एंड मलयालीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके रहते हैं और बहुत ज़्यादा रेमिटेंस वो लोग इंडिया में अपनी फैमिलीज़ के रूप में भेजते हैं। देखो उससे होता क्या है, एक बहुत ही सिंपल लॉजिक आपको बता रहा हूँ। कोई मान लेते हैं इंसान है, कोई इंडियन है जो कि यूएस में रहता है। अब ये जो इंडियन है जो कि यूएस में रह रहा है, ये अपनी सैलरी कमा रहा है डॉलर के अंदर, ठीक है, ये अपनी सैलरी कमा रहा है डॉलर के अंदर, और यही डॉलर ये इंडिया में भेजता है, यही डॉलर वो इंडिया में भेजता है। डेफिनेटली जो इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं वो डॉलर उनको नहीं मिलता, उनको डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करा जाता है, फिर इन इंडियन फैमिलीज को रुपी में मिलता है। लेकिन ये जो डॉलर का नोट है ना, ये कहाँ गया, डॉलर का नोट इंडिया के अंदर आ गया।
तो इंडिया के अंदर जो ये डॉलर के नोट्स हैं इनका नंबर भी बढ़ता है, जिसको आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बोलते हो। सो द थिंग इज कि रेमिटेंस से क्या होता है, इंडिया के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। और एक सिंपल सी आप बात सोचो, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का लॉजिक है, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है ना बहुत, उसकी प्राइस कम होगी, और जो चीज़ बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम अवेलेबल होती है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो जितना इंडिया में डॉलर के नोट्स आ रहे हैं या डॉलर आ रहे हैं, तो मतलब इंडिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है, अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है तो डॉलर थोड़ा सा चीप हो जाएगा, और डॉलर सस्ता होगा मतलब इंडियन रुपी थोड़ा सा बढ़ेगा। दैट मीन्स रेमिटेंस से फायदा ये भी होता है कि इंडियन रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट भी होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि इंडियन रुपी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ रेमिटेंस पे नहीं। तो इवन तो रेमिटेंस हमें इतने ज़्यादा मिले हैं, फिर भी जो रुपी है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है। बट एटलीस्ट रेमिटेंस, अगर आप सिर्फ रेमिटेंस को देखोगे तो रेमिटेंस से इंडियन रुपी थोड़ा सा बढ़ता ही है, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसकी प्राइस गिर जाती है, और डॉलर की प्राइस गिरना मतलब रुपये की प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ना। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है, करोड़ों फैक्टर है जो कि रुपये की प्राइस को गिरा रहे हैं। एनीवे, तो ये रेमिटेंस होता है। पता चला कि अब देखो, इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो जितने लोग इंडिया से बाहर रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया ने इस बार $129 बिलियन वर्थ ऑफ रेमिटेंस हमें मिले। $129 बिलियन ये बहुत बड़ा नंबर होता है, और किसी भी कंट्री के लिए आज तक, मतलब आप खुद सोचो, पूरी हिस्ट्री में जब से आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को काउंट करो, आज तक किसी भी कंट्री ने एक साल में इतने सारे रेमिटेंस अचीव नहीं करें जो इंडिया ने 2024 में अचीव करें। तो ये बहुत बड़ा डेटा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, ऐसे में, हर जगह क्वेश्चंस बन सकते हैं। फाइन। और इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल रेमिटेंस में वो 14% रहा है। मतलब अगर 100 रुपए हर कंट्री की तरफ जा रहे हैं तो 14 रुपए इंडिया में आ रहे हैं रेमिटेंस, ग्लोबल रेमिटेंस। और 21वीं सदी में इतना बड़ा शेयर किसी भी कंट्री का नहीं रहा है। 21वीं सदी के पहले था, बट अभी नहीं है, 21st सेंचुरी के बाद से। फाइन। देन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेफिनेटली देखो, अभी ये इतना बड़ा सम है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो इंडिया के पास आया है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको पे। मैक्सिको से बहुत सारे लोग यूएस में, कनाडा में, साउथ अमेरिका में और इवन यूरोप में वो एमिग्रेट करके जाते हैं। देन चाइना के डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं। चाइना की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो थर्ड नंबर पे चाइना को रेमिटेंस मिलता है। फर्स्ट पे इंडिया, सेकंड मैक्सिको और थर्ड पे चाइना। ये जो सीरीज़ है और ये जो रैंक है ये आपको याद रखनी है फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो देखो क्या हुआ है कि चाइना जो है, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल रेमिटेंस में वो 14% के से ज़्यादा है, मतलब 14.3% है। लेकिन जो चाइना का शेयर था ना, चाइना का अभी भी जो रेमिटेंस, उनको टोटल जो रेमिटेंस मिल रहा है वो टोटल नंबर तो अच्छा खासा है, लेकिन जो उनका परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है वो गिर रहा है, वो पहले से बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना खुद के अंदर ही बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। चाइना की जो जीडीपी है वो इंडिया से अराउंड 5 गुना ज़्यादा है। कुछ लोग मतलब कुछ अगर डिफरेंट आप डायमेंशंस देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि 6 गुना या 7 गुना ज़्यादा भी है। ठीक है। तो चाइना के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है। उनकी पॉपुलेशन की जो एवरेज एज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए बहुत ही कम लोग चाइना से बाहर एमिग्रेट होते हैं। बाय द वे 2 शब्द और हैं, शायद आपको आइडिया भी होगा इनका। एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। कोई इंसान एक कंट्री से एग्जिट होता है तो एग्जिट का ई लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि वो इमिग्रेट कर गया। कोई इंसान किसी कंट्री में इन है, आया है, तो उसको आप इमिग्रेंट बोलते हो। तो ये दोनों डिफरेंस भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब इंडिया का जो शेयर है वो डेफिनेटली 10% मार्क से, मतलब ज़्यादातर अगर आप इस 21st सेंचुरी में देखो तो हमने ज़्यादा सालों में 10% मार्क को क्रॉस करके रखा है। टोटल हमारा जो रेमिटेंस है जो कि ग्लोबल शेयर में हमारा हिस्सा है। कुछ ऐसे ईयर्स थे जब ये जो 10% का मार्क ब्रीच नहीं हुआ था, बट हिस्टोरिकली ऐसा ही रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके लिए रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नेपाल के लिए रेमिटेंस जो है उनकी जीडीपी का 25% है। अब क्योंकि इंडिया की जीडीपी बहुत बड़ी है तो $125 बिलियन, इवन दो ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, स्टिल इंडिया का ये सिर्फ 3.3% ही है।
ठीक है, लेकिन नेपाल के लिए देखो ये 25% है उनकी जीडीपी का। सो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके लिए रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोअर इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज में जितनी एफडीआई आई है और जितने रेमिटेंस आए हैं उनको कंपेयर करो तो रेमिटेंस का नंबर एफडीआई से ज़्यादा है। अब ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब जितने फॉरेनर्स डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करके पैसा ला रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा तो वही कंट्री वाले लोग बाहर देश में कमा के अपनी कंट्री में वापस भेज रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है और थोड़ी सी कंसर्निंग बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि जो लोकल डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अच्छी बात, अब ये गलत बात इसलिए भी है, इसका ये मतलब है कि जो एफडीआई है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट आती थी वो शायद कम हो रही है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे है कि जो एफडीआईज हैं वो इन्वेस्टमेंट होती हैं डेफिनेटली जो कि कंट्री कोई फॉरेनर है वो नई कंट्री में आके अपना कोई बिजनेस रन करना चाहता है या कंट्रोल करना चाहता है। ये मैंने आपको बता दिया था। एक और चीज़, जो रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज को या मिडिल इनकम कंट्रीज को एड देती है, फॉरेन एड जिसको कहते हैं, उसको ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी कहते हैं, रेमिटेंस उससे भी ज़्यादा है। तो मतलब जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम हो गया फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, वो भी डेवलप्ड कंट्रीज से, वो रेमिटेंस है जो कि एफडीआई से भी ज़्यादा है और वो इस ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस से भी ज़्यादा है। तो इसका जो रोल है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। अब ये न्यूज़ तो नहीं है बट द हिंदू में ये एक सेक्शन था तो मुझे लगा इसको इंक्लूड करना ज़रूरी होगा। इवन तो ये थोड़ा सा स्टैटिक का पोर्शन है, मैं आपको जितना हो सके उतना पोर्शन में ब्रीफली समझा देता हूँ। देखो, क्वांटम कंप्यूटर्स नाम से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, बट ट्रस्ट में ये बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि नॉर्मल जो फिजिक्स आपको पता है वो होती है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? सिंपल सी चीज़ है। देखो, अगर यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, वो यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या ये बॉल यहाँ पर भी हो सकती है सेम टाइम पर? सेम टाइम पर क्या ये बॉल दो जगह हो सकती है? आंसर है नो, राइट? सिंपल। मान लेते हैं दो बॉल है, एक बॉल यहाँ रखी है और दूसरी बॉल यहाँ रखी है। अगर मैंने इस बॉल को उछाला या इसको स्पिन कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो क्या इस बॉल में कुछ बदलाव आएगा? आंसर है नो, ऑब्वियसली। सपोज यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे बॉल है, मैंने इस बॉल को इस डायरेक्शन में धक्का दिया, तो क्या ये जो बॉल है इस दीवार के पार चली जाएगी? आंसर है नो, क्योंकि ये बेसिक फिजिक्स है जो आप सबको पता है। बस क्वांटम फिजिक्स में क्या होगा, अब यहाँ पे मजा आता है ना? क्वांटम फिजिक्स में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा यस यस यस। फाइन। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वांटम जो शब्द है इसका मतलब है किसी भी चीज की सबसे छोटी क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो लाइट है जिसको आप अभी देख रहे हो, ठीक है, लाइट जो है ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो टेक्निकली जो लाइट ट्रैवल कर रही है ना वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में ट्रैवल कर रही है, बहुत ही छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में। अभी हमें दिखते तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली लाइट जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है और लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा स्पीड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आप देख तो नहीं पाते इसको डेफिनेटली, बट डेफिनेटली अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में ट्रैवल करती है। तो ये जो छोटा सा एनर्जी पैकेट है आप उसको क्वांटम कह दोगे। तो मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत छोटी है या सबसे छोटी है उसको आप क्वांटम ही बोलते हो। इतना तो ये टर्म वहाँ से आया है, ठीक है। एक्चुअली क्या मूवीज़ वगैरह में क्वांटम शब्द को यूज़ करके उसका मतलब बहुत बदल दिया है, कुछ भी कर दिया है, बट क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटी चीज़ बेसिकली। तो अगर आप एटम की बात करो, किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्वार्क्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, उनके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर यस होता है। कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, वो एक समय पे दो जगह हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ लोग मानते हैं वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। अब कोई वेव होती है वो तो देखो, ये इतनी बड़ी वेव मैंने बना दी, अब ये एक ही तो वेव है ना, लेकिन ये इतना स्पेस ले रही है और ये पूरा ही एक इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे है ये, प्लीज़ उस डायरेक्शन में या उस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वांटम वर्ल्ड पे इन सब का आंसर क्या होगा, यस। कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर दो जगह हो सकता है? हाँ, उसको कहते हैं सुपर पोजिशन, ठीक है। क्या कोई इलेक्ट्रॉन, क्या दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन में कुछ बदलाव करा, इसकी स्पिन बदल दी, इसकी ये सपोज इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा था,
मैंने इसकी स्पिन इस डायरेक्शन में कर दी, तो क्या इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाएगी? आंसर है यस। क्या कोई इलेक्ट्रॉन, अब ये देखो, एक एनर्जी बैरियर है। अब कोई इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा है कि उसके आगे आप दीवार तो खड़ी कर नहीं सकते, लेकिन कोई एनर्जी बैरियर आपने लगा दिया, तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा? आंसर है यस। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में तो आंसर नो था, क्वांटम फिजिक्स में इसका आंसर है यस। तो जो दूसरा फिनोमेना है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने आप बदल देता है जबकि आपने उसको छेड़ा भी नहीं, इसको कहते हैं इंटैंगलमेंट, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इंटैंगल्ड हैं। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन बदली तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपने आप ही बदल जाएगी, चाहे वो दूसरा इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। थर्ड, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी बैरियर से पास कर जाता है और पता नहीं कैसे कर जाता है, इसको कहते हैं टनलिंग, क्योंकि वो एक टनल बना के निकल जाता है, क्वांटम टनलिंग। अब आपके दिमाग में आंसर आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो रहा है ऐसा? एंड ट्रस्ट मी, बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास आंसर नहीं है। मतलब आंसर है बट कंफर्म्ड आंसर नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे स्ट्रिंग थ्योरी पे काम कर रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई भी साइंटिस्ट आज की डेट में आपको 100% सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि ये हम अभी इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये हाउ, वाई, इन क्वेश्चंस को थोड़ा ना साइड में रखते हैं। जब हमें ये फीचर्स मिल रहे हैं तो क्यों ना इनको यूज करा जाए, है ना? ये तो हम ढूंढते रहेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन क्योंकि हो रहा है तो क्यों ना हम उसके एप्लीकेशंस ढूंढ लें। और वहीं से एक एप्लीकेशन निकल के आता है क्वांटम कंप्यूटर। अब सिंपल से देखो, जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो कैसे काम करेगा। एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने एक ये मेज बनाई, मैंने एक छोटी सी मेज है ये, ठीक है, जो ऐसे बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर में गेम भी खेले होंगे। तो ये एक मेज है छोटी सी, फाइन। यहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे इसका एग्जिट पॉइंट है। तो क्लासिकल कंप्यूटर को मैंने ये टास्क दिया कि तुम क्या करो, क्लासिकल कंप्यूटर यहाँ से एंट्री करो और मुझे इसका फाइनल जो एग्जिट है ना वो ढूंढ के दो। तो क्लासिकल कंप्यूटर क्या करेगा, मतलब उसके जो ऑपरेशंस होंगे वो पहले यहाँ पे ट्राई करेगा, यहाँ पे ट्राई करेगा, ट्राई करेगा, ट्राई करेगा, ट्राई करेगा, यहाँ से घूम के जाएगा, फिर यहाँ पे एंड मिल गया, फिर वापस घूम के आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एंड मिल गया, फिर वापस घूम के आएगा 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 और यहाँ पे उसको एग्जिट मिल जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में उसको 5 सेकंड्स लग गए मान लेते हैं। लेकिन मैंने अगर क्वांटम कंप्यूटर को बोला तो वो क्या करेगा। अब मैंने आपको क्या कहा कि क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स को फॉलो करेगा। तो पहली बात, तो क्वांटम कंप्यूटर के जो छोटे छोटे क्वांटम्स हैं, ये क्वांटाज हैं, मैंने आपको क्या कहा, वो एक टाइम पे मल्टीपल जगह हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो अपनी सर्च यहां से चालू करेगा क्या? वो हर जगह से चालू करेगा। वो क्योंकि एक जगह पे मल्टीपल टाइम हो सकता है, वो हर जगह से चालू करेगा, करेगा ना। तो अब आप देखो, जब आपने एक्सपेरिमेंट चालू करा ना, तभी क्वांटम कंप्यूटर इन सारी जगह पर है। क्वांटम कंप्यूटर का जो क्यूबिट है वो इन सारी जगह पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अपने आप ही 1 सेकंड में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको पता चल जाएगा कि रास्ता तो ये है। इलेक्ट्रॉन या जो भी क्वांटम क्लासिकल प्रोसेस था वो तो इस पूरे पाथ के थ्रू गया था। क्वांटम कंप्यूटर को ये पाथ रखना ही नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही हर जगह है, तो उसको ऑलरेडी पाथ पता है कि ये है। तो देखो कितनी फास्ट कैलकुलेशन हो गई, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का फायदा उठाया है। अब आप बात करो क्वांटम कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की भी। अब देखो, एक जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें बिट्स में डेटा हाउस होते हैं 1 और 0। अब मैंने आपको बता दें कि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो अब मतलब जो क्लासिकल बिट है वो या तो 1 ही होगा या सिर्फ 0 होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्लासिकल बिट्स नहीं होते, क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स होते हैं। मतलब वो जो बिट्स होते हैं उनको आप क्यूबिट्स बोलते हो। अब क्यूबिट्स क्वांटम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, मतलब वो एक टाइम पे मल्टीपल चीजें हो सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन पे हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। तो ये जो क्यूबिट है जरूरी नहीं है ये सिर्फ 1 हो या ये 0 हो, ये 1 से लेके 0 के बीच में सब कुछ हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। मतलब ये 0.25 भी हो सकता है, ये 0.8 भी हो सकता है, जो कि क्लासिकल बिट में नहीं होता। क्लासिकल बिट या तो 1 होगा या 0 होगा। तो यहाँ पे जो क्यूबिट है 1 और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो उसकी फीचर ये है कि वो एक टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स उसके अंदर हो सकते हैं। अगर वो 0.8 उसकी वैल्यू है तो उसका क्या मतलब है कि वो 20% तो 1 है और 80% सॉरी
20% तो वो ज़ीरो है और 80% वो क्या है 1। तो मतलब एक टाइम पे उसमें ज़ीरो की 20% फीचर है और 1 की 80%। और यहाँ पे इंटेंगलमेंट भी है। अगर मुझे डेटा शेयर करना है, ठीक है, मुझे डेटा शेयर करना है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सपोज डेटा 10001 ऐसे क्लासिकल बिट्स में लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे एक लीड लगानी पड़ेगी, वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने पड़ेगा और फिर उससे ये मैंने 10001 यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन क्यूबिट्स को क्या इसकी जरूरत है? नहीं। आपने यहाँ पे क्यूबिट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे क्यूबिट्स रखे हुए हैं, है ना, और दोनों क्यूबिट्स क्या है, एंटैंगल्ड है। तो आपको बीच में कोई लाइन वायर लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस इस क्यूबिट में चेंज कर दो, तो यहाँ पे जो दूसरे कंप्यूटर में क्यूबिट्स हैं वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। एंटेंगलमेंट का फीचर तो यही है ना, एक में आपने बदलाव करा, दूसरा अपने आप बदलाव हो जाता है उसमें। अब क्यों होता है हमें नहीं पता, बट होता है। तो इससे क्या है, जो ये डेटा ट्रांसफर है एकदम इंस्टेंट हो गया, क्विक हो गया, तुरंत हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, इन्हीं प्रिंसिपल को यूज करते हुए कितने ज़्यादा फास्ट हैं क्लासिकल कंप्यूटर से। अगेन ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करा है मैंने, बट स्टैटिक में कभी इस पर मैं लेक्चर बनाऊंगा तब आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं वो क्लासिकल फिजिक्स को यूज़ करते हैं। एक्चुअली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इतनी डिटेल नहीं थी, मैंने आपको थोड़ा और डिटेल दे दी ताकि आपके समझ में आ जाए और सारा। ठीक है, तो जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो 1-0 वाले बिट को यूज़ करते हैं, इसको बाइनरी सिस्टम आप बोलते हो, क्योंकि बाय का मतलब होता है दो। ठीक है, तो दो ही वैल्यूज हैं, बाइनरी सिस्टम। क्वांटम बिट्स जिसको आप क्यूबिट्स बोलते हो वो डेफिनेटली मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। ठीक है, वो दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ 1 या 0 में नहीं होंगे। वो देखो पार्टली 0 हो सकते हैं और पार्टली 1 हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया 0.8 मतलब कि जो क्वांटम बिट है या क्यूबिट है वो 20% तो उसके पास 0 का फीचर है और 80% उसके पास 1 का फीचर है। ठीक है, देन गूगल ने क्या करा, एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया या एक प्रोसेसर बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया साइकामोर। अब प्रीलिम्स के लिए आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए, मेंस में भी क्वांटम कंप्यूटर्स पे क्वेश्चन आएगा या क्वांटम वर्ल्ड पे क्वेश्चन आ सकता है किसी भी टाइप का, तब आपको ये एग्जांपल पता होना चाहिए। और ये 53 क्यूबिट्स है इसमें। ठीक है, 53 क्यूबिट्स बहुत कम है बाय द वे, इतने ज़्यादा नहीं है। 53 क्यूबिट्स का उन्होंने साइकामोर प्रोसेसर बनाया और ये जो साइकामोर प्रोसेसर है इसने 200 सेकंड में वो कैलकुलेशन कर दी जो एक सुपर कंप्यूटर को, जो सुपर कंप्यूटर ना ये भी क्लासिकल कंप्यूटर ही है बट ये बहुत तेज है, सिंपल सी बात है। तो एक बहुत ही फास्ट क्लासिकल कंप्यूटर जो कैलकुलेशन 10,000 साल में कर पाता वो इसने 200 सेकंड में कर दी, मतलब 3 मिनट 20 सेकंड्स में। तो ये एक ऐसी कैलकुलेशन करी है जिससे ये पता चला कि क्वांटम कंप्यूटर ने एक ऐसी कैलकुलेशन कर दी जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स को 10,000 साल लग रहे हैं करने में। इसको बोला जाता है क्वांटम सुप्रेमेसी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी भी प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंटेंगलमेंट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों लिंक्ड हैं नो मैटर हाउ फार दे आर। जो IBM एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इसका नाम सुना होगा, उसने पहला जो एक कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था क्यू सिस्टम 1। अब ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यू सिस्टम 1 क्या है। वो क्या है, 3-4 आपको क्वांटम कंप्यूटर के नेम्स दे देंगे, 2 नाम ऐसे देंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं सुनेंगे और एक नाम ऐसा देंगे जो शायद आपने सुन लिया हो डिफरेंट न्यूज़ में, और वहाँ पे ये लिखा होगा क्यू सिस्टम 1। फिर आपसे पूछेंगे ये तीनों क्या है, तो टेक्निकली ये क्वांटम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है, इसलिए आपको इसी तरह से पढ़ना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड हैव अ गुड डे।